प्रश्न। एक धरती पर मौजूद सभी जीवित प्राणियों, पौधों और सूक्ष्म जीवों की विविधता को क्या कहते हैं? विकल्प ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी जैव विविधता, सी पर्यावरण, डी वनस्पति। सही उत्तर बी जैव विविधता। व्याख्या। जैव विविधता धरती पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। इसमें सभी प्रकार के जीव जैसे कि पौधे, जानवर, कवक और सूक्ष्म जीव शामिल हैं। ये प्रजातियों के स्तर, आनुवंशिक स्तर और पारिस्थितिक तंत्र के स्तर पर विविधता को शामिल करती है। जैव विविधता जीवन का आधार है और ये धरती पर संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 2। भारत में कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? विकल्प ए 1, बी 2 ऑफ सी, 3 ऑफ डी, 4। सही उत्तर डी 4। व्याख्या। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड, निकोबार द्वीप समूह। हॉटस्पॉट ऐसे क्षेत्र हैं जहां उच्च स्तर की प्रजातियों की विविधता और स्थानिकता पाई जाती है, लेकिन वे मानव गतिविधियों से खतरे में भी हैं। भारत इन क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 3। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 5 जून, बी 22 अप्रैल, सी 2 फरवरी, डी 16 सितंबर। सही उत्तर ए 5 जून। व्याख्या। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। ये पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और लोगों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार बनने के लिए प्रोत्साहित करने का एक वैश्विक मंच है। इस दिन विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 4 रेड डाटा बुक में किन प्रजातियों का विवरण होता है? विकल्प ए सभी पौधों का, बी सभी जानवरों का, सी संकटग्रस्त प्रजातियों का, डी केवल स्तनधारियों का। सही उत्तर सी संकटग्रस्त प्रजातियों का। व्याख्या। रेड डाटा बुक एक सूची है जो अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें उन प्रजातियों का विवरण होता है जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रही हैं। इस पुस्तक का उद्देश्य संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना और आवश्यक कदम उठाने में सहायता करना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 5। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? विकल्प ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में स्थित है और एक सींग वाले गैंडे राइनोसेरोस यूनिकॉर्निस के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह उद्यान इस लुप्तप्राय प्रजाति की सबसे बड़ी आबादी का घर है। ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 6। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? विकल्प ए जल संरक्षण, बी वायु प्रदूषण, सी वन संरक्षण, डी मृदा संरक्षण। सही उत्तर सी वन संरक्षण। व्याख्या। चिपको आंदोलन 1970 के दशक में भारत के उत्तराखंड में शुरू हुआ एक अहिंसक आंदोलन था। ये वनों की कटाई के खिलाफ था। आंदोलनकारियों, मुख्य रूप से महिलाओं, ने पेड़ों को कटने से बचाने के लिए उन्हें गले लगाया। यह आंदोलन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रेरणा बन गया। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 7। ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? विकल्प ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। सही उत्तर बी समताप मंडल। व्याख्या। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। ये परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी UV किरणों को अवशोषित करती है और पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 8। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कौन सी है? विकल्प ए मीथेन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी नाइट्रस ऑक्साइड, डी ओजोन। सही उत्तर बी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या। ग्रीन हाउस गैसों में सबसे प्रमुख गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। यह जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होती है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 9। क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? विकल्प ए ओजोन परत का क्षरण, बी जैव विविधता का संरक्षण, सी जलवायु परिवर्तन, डी अम्ल वर्षा।
सही उत्तर सी जलवायु परिवर्तन। व्याख्या क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करके जलवायु परिवर्तन को कम करना है। यह 1997 में अपनाया गया था और 2005 में लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल विकसित देशों के लिए उत्सर्जन में कमी के लक्ष्य निर्धारित करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 10 भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? विकल्प ए गंगा डॉल्फिन, बी मगरमच्छ, सी कछुआ, डी मछली। सही उत्तर ए गंगा डॉल्फिन। व्याख्या गंगा डॉल्फिन प्लाटानिस्ता गंजेटिका भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। यह मुख्य रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में पाई जाती है। यह एक लुप्तप्राय प्रजाति है और इसे प्रदूषण और आवास के नुकसान से खतरा है। भारत सरकार इसके संरक्षण के लिए प्रयासरत है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 11 जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प ए वॉल्टर जी रोसेन, बी चार्ल्स डार्विन, सी ई.ओ. विल्सन, डी अर्नेस्ट हेकेल। सही उत्तर ए वॉल्टर जी रोसेन। व्याख्या वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में जैव विविधता बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। हालांकि इस शब्द को लोकप्रिय बनाने का श्रेय ई.ओ. विल्सन को जाता है। जैव विविधता शब्द आजकल व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 12 भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? विकल्प ए 1972, बी 1973, सी 1985, डी 1992। सही उत्तर बी 1973। व्याख्या भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ। इसका उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को बचाना और उनके आवासों का संरक्षण करना था। इस परियोजना के तहत कई बाघ अभयारण्यों की स्थापना की गई है। यह परियोजना बाघों के संरक्षण में काफी सफल रही है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 13 रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? विकल्प ए मरुस्थलीकरण, बी आर्द्र भूमि, सी वन, डी मरीन इकोसिस्टम। सही उत्तर बी आर्द्र भूमि। व्याख्या रामसर सम्मेलन आर्द्र भूमियों के संरक्षण और सतत उपयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 1971 में ईरान के रामसर शहर में अपनाया गया था। यह सम्मेलन आर्द्र भूमियों को पृथ्वी के गुर्दे के रूप में मान्यता देता है और उनके महत्व को उजागर करता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 14 भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? विकल्प ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सी रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, डी कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था और बाद में इसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। यह उत्तराखंड में स्थित है और बाघों के लिए प्रसिद्ध है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 15 विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? विकल्प ए 2 फरवरी, बी 5 जून, सी 22 अप्रैल, डी 16 सितंबर। सही उत्तर ए 2 फरवरी। व्याख्या विश्व आर्द्र भूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन 1971 में रामसर कन्वेंशन को अपनाने की तारीख का प्रतीक है। इस दिन का उद्देश्य आर्द्र भूमियों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 16 निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंथेटिक कीटनाशक है? विकल्प ए नीम का तेल, बी डीडीटी, सी पायरेथ्रम, डी रोटेनॉन। सही उत्तर बी डीडीटी। व्याख्या डीडीटी डाइक्लोरोडाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन एक सिंथेटिक कीटनाशक है। इसका उपयोग मच्छरों और अन्य कीटों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता था। हालांकि इसके हानिकारक प्रभावों के कारण कई देशों में इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 17 कौन सी गैस अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी ओजोन। सही उत्तर बी सल्फर डाइऑक्साइड। व्याख्या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx अम्ल वर्षा के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैसें हैं। ये गैसें वायुमंडल में जल वाष्प के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड बनाती हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 18 भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? विकल्प ए मालाबार तट, बी सुंदरबन, सी कच्छ करण, डी दंडकारण्य।
सही उत्तर बी सुंदरबन। व्याख्या भारत में मैंग्रोव वनस्पति मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल में स्थित सुंदरबन में पाई जाती है। सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। ये विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 19 जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? विकल्प ए आवासीय क्षति, बी विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, सी अत्यधिक दोहन, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर जी उपरोक्त सभी। व्याख्या जैव विविधता के ह्रास के कई कारण हैं, जिनमें आवासीय क्षति, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, अत्यधिक दोहन, प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं। ये सभी कारक मिलकर जैव विविधता को खतरे में डालते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 20 कौन सा जीव भारत में विलुप्त घोषित हो चुका है? विकल्प ए एशियाई चीता, बी गंगा डॉल्फिन, सी एक सींग वाला गैंडा, डी हिमतेंदुआ। सही उत्तर ए एशियाई चीता। व्याख्या एशियाई चीता भारत में विलुप्त घोषित हो चुका है। आखिरी बार इसे 1947 में देखा गया था। शिकार और आवास के नुकसान के कारण यह प्रजाति विलुप्त हो गई। हाल ही में अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनः लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 21 निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी मीथेन, सी ऑक्सीजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही उत्तर सी ऑक्सीजन। व्याख्या ऑक्सीजन O2 ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को बढ़ाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 22 शांत घाटी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? विकल्प ए तमिलनाडु, बी केरल, सी कर्नाटक, डी आंध्र प्रदेश। सही उत्तर बी केरल। व्याख्या शांत घाटी साइलेंट वैली केरल राज्य में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 23 भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक पाए जाते हैं? विकल्प ए उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, सी पर्वतीय वन, डी मैंग्रोव वन। सही उत्तर बी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। व्याख्या भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन सर्वाधिक पाए जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां मध्यम वर्षा होती है। इन वनों के पेड़ शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 24 निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? विकल्प ए कोयला, बी प्राकृतिक गैस, सी सौर ऊर्जा, डी पेट्रोलियम। सही उत्तर सी सौर ऊर्जा। व्याख्या सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत वे स्रोत होते हैं जो प्राकृतिक रूप से नवीनीकृत होते रहते हैं और समाप्त नहीं होते हैं। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत और भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 25 विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? विकल्प ए बाघ, बी लाल पांडा, सी सफेद भालू, जी हाथी। सही उत्तर बी लाल पांडा। व्याख्या विश्व वन्यजीव कोष WWF का प्रतीक चिन्ह लाल पांडा है। WWF एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जो प्रकृति के संरक्षण के लिए काम करता है। लाल पांडा एक लुप्तप्राय प्रजाति है जो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। आपका अगला सवाल है प्रश्न 26 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल पदार्थ है? विकल्प ए प्लास्टिक, बी एल्यूमीनियम, सी कागज, डी कांच। सही उत्तर सी कागज। व्याख्या कागज एक जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित हो जाते हैं। कागज, सब्जियों के छिलके और अन्य कार्बनिक पदार्थ जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है प्रश्न 27 पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विकल्प ए जी टांसले, बी अर्नेस्ट हेकेल, सी चार्ल्स डार्विन, डी ओ विल्सन। सही उत्तर ए जी टांसले। व्याख्या पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1935 में ब्रिटिश पारिस्थितिकी विज्ञानी ए जी टांसले ने किया था।
पारिस्थितिकी तंत्र एक जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच परस्पर क्रियाओं की एक प्रणाली है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 28 पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट कहाँ आयोजित किया गया था? विकल्प ए रियो डी जनेरियो, बी क्योटो, सी न्यूयॉर्क डी पेरिस। सही उत्तर ए रियो डी जनेरियो। व्याख्या पृथ्वी शिखर सम्मेलन अर्थ समिट 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। यह पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCED था। इस सम्मेलन में एजेंडा 21 और जैव विविधता संधि जैसे महत्वपूर्ण समझौते हुए। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 29 निम्नलिखित में से कौन सी एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है? विकल्प ए बाघ, बी नीलगाय, सी एशियाई हाथी, डी गंगा डॉल्फिन। सही उत्तर बी नीलगाय। व्याख्या नीलगाय एक लुप्तप्राय प्रजाति नहीं है। यह IUCN की रेड लिस्ट में कम चिंताजनक लीस्ट कंसर्न श्रेणी में सूचीबद्ध है। बाघ, एशियाई हाथी और गंगा डॉल्फिन लुप्तप्राय प्रजातियां हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 30 भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? विकल्प ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी आम। सही उत्तर बी बरगद। व्याख्या भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद फिकस बेंगहलेंसिस है। बरगद का पेड़ अपनी विशालता और दीर्घायु के लिए जाना जाता है। यह हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 31 भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र कौन सा है? विकल्प ए गंगा का मैदान, बी पश्चिमी घाट, सी मध्य भारत, डी ट्रांस हिमालय। सही उत्तर बी पश्चिमी घाट। व्याख्या पश्चिमी घाट भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। यह क्षेत्र विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें कई लुप्तप्राय प्रजातियां भी शामिल हैं। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 32 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस नहीं है? विकल्प ए जलवाष्प, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन, डी नाइट्रोजन। सही उत्तर डी नाइट्रोजन। व्याख्या नाइट्रोजन N2 एक प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैस नहीं है। जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन प्राकृतिक ग्रीनहाउस गैसें हैं। ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में ऊष्मा को रोककर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 33 भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुई? विकल्प ए 1973, बी 1985, सी 1992, डी 1995। सही उत्तर सी 1992। व्याख्या भारत में हाथी परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू हुई। इसका उद्देश्य हाथियों, उनके आवासों और गलियारों का संरक्षण करना है। यह परियोजना मानव हाथी संघर्ष को कम करने पर भी ध्यान केंद्रित करती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 34 निम्नलिखित में से कौन सी एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है? विकल्प ए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान, सी चिल्का झील, डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर बी मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु में स्थित एक समुद्री संरक्षित क्षेत्र MPA है। ये भारत का पहला समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व भी है। ये क्षेत्र समुद्री जैव विविधता से समृद्ध है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 35 भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य कौन सा है? विकल्प ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम, बी जिम कॉर्बेट, सी रणथंभौर, डी कान्हा। सही उत्तर ए नागार्जुन सागर श्रीशैलम। व्याख्या नागार्जुन सागर श्रीशैलम बाघ अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य है। यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में फैला हुआ है। यह बाघों के अलावा अन्य वन्य जीवों का भी घर है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 36 निम्नलिखित में से कौन सा एक इन सीटू संरक्षण का उदाहरण है? विकल्प ए बीज बैंक, बी वानस्पतिक उद्यान, सी राष्ट्रीय उद्यान, डी जीन बैंक। सही उत्तर सी राष्ट्रीय उद्यान। व्याख्या राष्ट्रीय उद्यान इन सीटू संरक्षण का एक उदाहरण है। इन सीटू संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व इन सीटू संरक्षण के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न
37 निम्नलिखित में से कौन सा एक XC2 EXC2 संरक्षण का उदाहरण है? विकल्प ए राष्ट्रीय उद्यान, बी वन्यजीव अभयारण्य, सी चिड़ियाघर, डी बायोस्फीयर रिजर्व। सही उत्तर सी चिड़ियाघर। व्याख्या चिड़ियाघर XC2 EXC2 संरक्षण का एक उदाहरण है। XC2 संरक्षण में प्रजातियों को उनके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षित किया जाता है। चिड़ियाघर, वानस्पतिक उद्यान, बीज बैंक और जीन बैंक XC2 संरक्षण के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 38 निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है? विकल्प ए पश्चिमी घाट, बी पूर्वी घाट, सी हिमालय, डी इंडो बर्मा। सही उत्तर बी पूर्वी घाट। व्याख्या पूर्वी घाट भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट नहीं है। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं: पश्चिमी घाट, हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र और सुंडालैंड निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 39 भारत में कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं? विकल्प ए 10, बी 12 और सी 15, डी 18 है। सही उत्तर डी 18। व्याख्या भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। बायोस्फीयर रिजर्व हैं स्थलीय और तटीय पारिस्थितिक तंत्र के वे क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग को बढ़ावा देते हैं। ये यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर MAB कार्यक्रम के तहत मान्यता प्राप्त हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर जैव निम्नीकरणीय नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक है? विकल्प ए सब्जियों के छिलके, बी कागज, सी प्लास्टिक, डी कपास। सही उत्तर सी प्लास्टिक। व्याख्या प्लास्टिक एक गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है। गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक वे पदार्थ होते हैं जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राकृतिक रूप से विघटित नहीं होते हैं। प्लास्टिक, धातु, कांच और कुछ रसायन गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषकों के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 41 ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? विकल्प ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी कार्बन डाइऑक्साइड, डी हाइड्रोजन। सही उत्तर सी कार्बन डाइऑक्साइड। व्याख्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिम्मेदार है। जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और अन्य मानवीय गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बढ़ रहा है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 42 ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है? विकल्प ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सी FCS मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही उत्तर बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCS। व्याख्या ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS जिम्मेदार है। CFCS का उपयोग रेफ्रिजरेंट, एरोसोल स्प्रे और फोम बनाने में किया जाता था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत CFCS के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 43 मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? विकल्प ए जलवायु परिवर्तन, बी ओजोन परत का क्षरण, सी जैव विविधता का संरक्षण, डी अम्ल वर्षा। सही उत्तर बी ओजोन परत का क्षरण। व्याख्या मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत को क्षरण से बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यह 1987 में अपनाया गया था और 1989 में लागू हुआ। यह प्रोटोकॉल ओजोन क्षयकारी पदार्थों ODS के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 44 निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वितीयक प्रदूषक सेकेंडरी पोल्यूटेंट है? विकल्प ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी ओजोन, डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही उत्तर सी ओजोन। व्याख्या ओजोन एक द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे उत्सर्जित नहीं होते हैं बल्कि वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की परस्पर क्रिया से बनते हैं। ओजोन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रतिक्रिया से बनती है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 45 निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक प्रदूषक प्राइमरी पोल्यूटेंट है? विकल्प ए ओजोन, बी पेरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी फॉर्मेल्डिहाइड। सही उत्तर सी सल्फर डाइऑक्साइड। व्याख्या सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक प्राथमिक प्रदूषक है।
प्राथमिक प्रदूषक वे प्रदूषक होते हैं जो सीधे स्रोतों से वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कोयले और तेल जैसे जीवाश्म ईंधन के जलने से उत्पन्न होता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 46 भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? विकल्प ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड, डी क्लोरीन। सही उत्तर ए मिथाइल आइसोसाइनेट। व्याख्या भोपाल गैस त्रासदी 1984 में भारत के भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस के रिसाव के कारण हुई थी। यह इतिहास की सबसे भीषण औद्योगिक दुर्घटनाओं में से एक थी। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 47 निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र aquatic इकोसिस्टम का उदाहरण नहीं है? विकल्प ए तालाब, बी झील, सी वंडी नदी। सही उत्तर सी वन। व्याख्या वन एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, यह एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र है। तालाब, झील, नदी, समुद्र और महासागर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 48 खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह किस दिशा में होता है? विकल्प ए चक्रीय, बी एक दिशीय, सी बहुदिशीय, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर बी एक दिशीय। व्याख्या खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होता है। ऊर्जा उत्पादकों, हरे पौधों से उपभोक्ताओं, शाकाहारी, मांसाहारी और फिर अपघटकों तक प्रवाहित होती है। प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा का कुछ भाग ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 49 एक खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर ट्रॉफिक लेवल पर कौन होते हैं? विकल्प ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी मांसाहारी, डी अपघटक। सही उत्तर ए उत्पादक। व्याख्या एक खाद्य श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर उत्पादक प्रोड्यूसर्स होते हैं। उत्पादक जैसे कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। आपका अगला सवाल है। प्रश्न 50 एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक डिकम्पोजर्स किस पोषी स्तर पर होते हैं? विकल्प ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी अंतिम। सही उत्तर डी अंतिम। व्याख्या एक खाद्य श्रृंखला में अपघटक डिकम्पोजर्स अंतिम पोषी स्तर पर होते हैं। अपघटक जैसे कि जीवाणु और कवक मृत जीवों और अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करके पोषक तत्वों को वापस मिट्टी में मिला देते हैं।